हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट क्लास में 6th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना। लास्ट क्लास में उसका आधा बचा हुआ चैप्टर हम आज फिनिश करेंगे। ओके, क्योंकि एक साथ इतना सब कुछ करने से थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना क्लास, इसलिए हम आगे से स्टार्ट करेंगे। जिसमें क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने पृथ्वी कंप्लीट किया था, राइट। अब हम चंद्रमा फिनिश करेंगे, ठीक है। चंद्रमा क्या है? अब हम देखते हैं चंद्रमा क्या है, ठीक है। आप लोग के पास बुक है तो आप लोग बुक खोल लीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। चैप्टर को अच्छे से समझना। अब हम इसको जूम करते हैं, ओके बच्चों, जिससे आपको अच्छे से दिखे। यहाँ से ये इतना आपको दिखना चाहिए। सौरमंडल में पृथ्वी है ना, इस चैप्टर का नाम देखिए। यहाँ से हम पढ़ते हैं, ओके। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास, जो हमारी पृथ्वी, उसके पास चंद्रमा है, उपग्रह। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। क्या है ये? नज़दीक है, ये पास में है। जो हमारी जो पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी के पास और भी बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, बहुत सारे खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, कई चीज़ें हैं ना, लेकिन सबसे पास में चंद्रमा है। इसलिए चंद्रमा हमारे नज़दीक दिखता है और बड़ा दिखता है ना हमारे, इस वजह से, ठीक है, पास में है इस वजह से। और जो दूर होते हैं ना, तो जैसे तारे हैं, तो वो हम जब आकाश में देखते हैं तो तारे कितने दूर दिखते हैं और छोटे भी दिखते हैं, लेकिन चंद्रमा हमें पास दिखता है क्योंकि वो हमारे पास है पास, इसलिए वो बड़ा दिखता है, ठीक है। यह हमसे लगभग कितना दूर है? ये हमसे, वेट ये हटा देती हूँ, ये कितना दूर है हमसे? ये हमसे लगभग ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कि सूर्य कितना दूर है, और अभी हमने देखा चंद्रमा कितनी दूर है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि सूर्य से चंद्रमा ज़्यादा दूर है या पृथ्वी ज़्यादा दूर है, ठीक है। उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। देखो, रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है। ये जैसे ये रॉकेट होता है ना, ये रॉकेट जाता है, फिर ये रॉकेट हमने देखा था ना, चंद्रयान 3 गया था ना हमारे भारत से, हमारे वैज्ञानिकों ने भेजा था ना, उसमें आपने देखा था ना, ये रॉकेट है। ये देखो, ये रॉकेट जा रहा है ना बच्चों, ये देखिए इस तरह से जाएगा ये रॉकेट चंद्रमा पे। फिर रॉकेट का पृथ्वी पे गिरना, देखो ये गिर रहा है ना। फिर उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। ये जो रॉकेट आ रहा है ना, ये हमारे मैन मेड वो है ये, ठीक है। ये जो है ना उपग्रह, ये मानव निर्मित हैं। ये देखिए मैन मेड हैं, मानव निर्मित उपग्रह हैं। ये जो उपग्रह गए हैं ना, ये इंसानों ने बनाया है ना, हमारे साइंटिस्ट लोग बनाते हैं ना, उसी तरीके से। देखो, मानव निर्मित उपग्रह होता क्या है, ये हम पढ़ेंगे। मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है बच्चों? मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, ये एक आर्टिफिशियल है, रियल का थोड़ी ना है ये, है ना। देखिए, ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, ये देखिए हमारे हमारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे उपग्रह भेजे हैं ना, तो उनके कुछ नाम ये हैं। पहला है ये देखिए, पहला ये इनसेट, फिर IRS, फिर ये एडुसेट, और भी हैं, ठीक है। इस तरह से हम कृत्रिम उपग्रह देखेंगे। इस तरह से कुछ कृत्रिम उपग्रह, हाँ, जाते हैं, ठीक है। रॉकेट के थ्रू जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? रॉकेट के थ्रू। ये देखिए रॉकेट जा रहा है। इससे पता है, हमें ये पता चलता है कि चंद्रमा पे क्या है, वहाँ किस टाइप की गैस है, वहाँ किस टाइप का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे क्या हमारे पृथ्वी की तरह एटमॉस्फेयर है या नहीं है,
या फिर किस टाइप का है, क्या वहाँ पे इंसान ज़िंदा रह सकता है अगर वो चला गया तो। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें पता करने के लिए कृत्रिम उपग्रह को भेजा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? देखिए, ये देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक चक्कर कितने टाइम में, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। देखा है ना आपने, क्या करते हैं, जो चंद्रमा होता है ना, जो पृथ्वी का चक्कर भी 27 दिन में लगाएगा, है ना, और अपने खुद का चक्कर भी वो 27 दिन में लगाएगा। लगभग इतने ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो जब वो खुद ही घूम रहा है तो उसे एक ही साइड तो दिखेगा ना पृथ्वी का। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई था, इसीलिए हमें वो, जब वो खुद भी घूम रहा है और हमारी पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है, एक ही साइड हमें दिखता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। देखिए, नहीं है ना अनुकूल। अनुकूल मतलब हम यहाँ पे जीवित नहीं रह सकते। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। ठीक है, मैदान हैं, गड्ढे हैं और पर्वत हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जो पूर्णिमा होता है ना, उसके दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूर्णिमा होता है ना, पूरा चांद निकलता है, जब हम देखते हैं ना, मंथ में एक बार पूर्णिमा होती है ना, पूरा चांद एक बार निकलता है ना, उसमें हम चांद के जो पहाड़ होते हैं, जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी छाया हमें पूरी अच्छे से दिखती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह तारों, वेट, देखो क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह पढ़ते हैं हम। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारा और ग्रह तो होते ही होते हैं, है ना, उपग्रह भी होते हैं और असंख्य छोटे छोटे पिंड भी होते हैं। छोटे छोटे लाइक जैसे पत्थर जैसे होते हैं ना, ऐसे 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 छोटे छोटे, वो भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षा के बीच पाए जाते हैं। ये चित्र दिया हुआ है आपका, ठीक है, 1.2 उधर दिया होगा पीछे की साइड। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, किसके भाग होते हैं? वैज्ञानिक उसके ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ग्रह के ही भाग होते हैं, लेकिन छोटे छोटे टूटे फूटे हमारे ग्रह के कुछ टूटे भाग होते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह के भाग जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट हुआ था ना, ग्रहों में विस्फोट हुआ था, उसको बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये जो विस्फोट होता है, कोई भी चीज़ अगर हमारी ये है, ये टूट जाएगी तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे 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 बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, फिर ये इधर उधर फैल जाएंगे। इसी तरह से पहले ग्रहों में विस्फोट हुए थे, फिर इनसे ये टूटकर ये क्षुद्र ग्रह टाइप बन गए। ठीक है, इनको क्षुद्र ग्रह कहने लगे हम लोग। ठीक है, और उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड ये देखिए, मैं उल्का पिंड में आपका ये देखिए निशान लगाती हूँ। उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड क्या होते हैं, इनको देखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ओके, सूर्य के किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े,
इनको उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ठीक है, ये कभी कभी उल्कापिंड होते हैं ना जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाते हैं ना पृथ्वी के नहीं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं। ये कभी कभी आके पृथ्वी इतने नज़दीक आ जाते हैं, काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, ये तो उल्कापिंड होते हैं, इनको उल्कापिंड कहते हैं। आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की भी हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, इससे धरती पर गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, गड्ढे बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। ये देख रहे हो आप, ये सब लाखों तारों का, ये देखो कितने तारे दिख रहे हैं ना, ये देखिए सब, ये देखिए कितने डॉट, कितने तारे, और ये देखिए धुआं जैसा हो रहा है ना। ये पूरा क्या है, ये ब्रह्मांड है ये। तो इस ब्रह्मांड में क्या क्या है देखते हैं हम। देखिए, क्या आपने आगे हम कहाँ पढ़ रहे थे, फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश मिल्की वे है। यह पट्टी क्या है, मिल्की वे है। वेट, ये देखिए, यह पट्टी मिल्की वे है। यह पट्टी आकाशगंगा को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे। यह हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल है इसी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की जाती थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। अब आपने देखी थी ना, अभी आपने देखी थी कि ये देखिए कितने सारे ये धुआं, ये गैस, ये छोटे छोटे आकाश वो दिख रहे हैं तारे जैसे। तो क्या है, आकाशगंगा करोड़ों तारों का समूह है। आकाशगंगा ये करोड़ों तारों का समूह है। ठीक है, बादल हैं, गैसेस हैं, ठीक है, गैसों की प्रणाली। इस प्रकार लाखों, आगे चलते हैं, इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड है ना हमारा, इसका ये कितना बड़ा है कुछ नहीं हम बता सकते। ठीक है, वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, हम फिर भी जानते हैं हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब इस पिक्चर में हम कुछ देखेंगे और कुछ समझेंगे। ठीक है, जैसे इसको इरेज कर दो। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? अब ये पिक्चर दी हुई है ना, ये गर्ल दी हुई है। ठीक है, इस सर्कल में समझ लो ये गर्ल है, इसमें नेक्स्ट सर्कल में हमारा पृथ्वी है। ये तो ये जो गर्ल है ना, ये पृथ्वी में तो रहती है, पृथ्वी में, और पृथ्वी हमारा किस में है, सौरमंडल में है। ठीक है, ये रहा सौरमंडल आपका। ठीक है, दूसरा कलर हाँ, और नेक्स्ट के सौरमंडल, और सौरमंडल किस में है, सौरमंडल हमारा आकाशगंगा में है। और आकाशगंगा हमारी पूरे ब्रह्मांड में है। तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में वेट कलर, ये देखिए ये हमारी पूरे ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा है। वैसे तो बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, और हमारी आकाशगंगा में एक सौरमंडल है, और इस सौरमंडल में ही हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पे हम रहते हैं। राइट, ये हम यहाँ पे रहते हैं।
तो देखो हमारा संबंध कैसा है ना, बहुत अद्भुत। तो हम इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी छोटी सी चीज़ है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर आप करेंगे, ठीक है, समझ कर कि किसमें क्या है, कैसे आपको करना है, आप इसको अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। मैंने आपको बताया था ना, एम जेसन करके बताया था ना, उस तरह से आप याद करके लिख सकते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, आपको पता है ना। इसमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन है और बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी जो बाकी ग्रहों में नहीं है, ठीक है। हमें हमेशा चंद्रमा की एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है, अभी मैंने बताया था ना का क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है 27 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगाता है और 27 दिन में ही खुद का चक्कर लगाता है, तो इसलिए एक दिखता है, ठीक है। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते, ब्रह्मांड क्या है। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम क्लास बाद में लेते हैं, ओके। अब आप अपना लोग ध्यान रखिए। आगे हम फिर क्लास लेते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों से, ओके। चलिए।